हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता हफ़्ते जुमे के रोज़ जो कोयटा के इलाके हज़ारगंजी में दहशतगर्द हमला हुआ था, जिसमें 20 के करीब लोग शहीद और तकरीबन 50 के करीब ज़ख्मी हुए थे, उसके ख़िलाफ़ हज़ारा बरादरी का धरना जो है कोयटा में जारी है। वेस्टर्न बाईपास पर आज चौथा रोज़ है और मुज़ाहिरीन का मुतालबा ये है कि वज़ीर आज़म आएँ और उनसे बात करें, कोई एश्योरेंसेस भी दें। बहरहाल आज वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी वहाँ गए, धरने में नहीं गए, वो एक इमाम बारगाह में गए जहाँ फातिहा ख़ानी हो रही थी शुहदा के लिए। वहाँ जाकर उन्होंने फातिहा ख़ानी भी की और उन्होंने कहा कि हज़ारा वालों के साथ जुल्म अजीम हुआ है और उन्होंने कहा कि हुकूमत उनको पूरी सिक्योरिटी फ़राहम करेगी। वहाँ जो लोग मौजूद थे उन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो अल्लामा हाशिम मूसवी, उन्होंने कहा कि हमारी तवक्को थी कि इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए और न्यूज़ीलैंड की गैर मुस्लिम वज़ीर आज़म की तरह हमारे लिए मिसाल बने। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और PTI से तवक्को थी, मगर अभी भी उनकी तवक्को और उम्मीद कायम है अगर मामलात को शफ़ाफ़ रखा जाता है। उन्होंने कहा दहशतगर्दी के वाक़यात में उनके अब तक 2500 अफराद जो हैं वो जाँ भाग हो चुके हैं। मीनवाइल हज़ारा का धरना जारी है। अभी ख़बरें आ रही हैं कि शायद वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल वहाँ पहुँच रहे हैं और धरने वालों से बात करें। पहला राब्ता होगा हुकूमत का हाई लेवल पे उन धरने वालों से। वहाँ हमारे साथी गालिब मौजूद हैं और वहाँ से अब से कुछ देर पहले उन्होंने ताज़ा तरीन रिपोर्ट भेजी है, मुलाहिज़ा कीजिए। जी बिल्कुल, सानिया हज़ारगंजी के ख़िलाफ़ कोयटा के मगरबी बाईपास पर हज़ारा बिरादरी की जानिब से धरना चौथे रोज़ भी जारी है। इस वक्त भी रात जो है वो हो चुकी है, सर्दी भी है, लेकिन जो एहतजाजी मुज़ाहिरीन हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। न सिर्फ मर्द बल्कि बच्चे और ख़वातीन की बड़ी तादाद भी इस एहतजाजी कैंप में मौजूद हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। इनके वही मुतालबात हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पर आएँ, इनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराएँ, तभी ये अपना एहतजाजी मुज़ाहिरा ख़त्म करेंगे। ताहम जो है हुकूमत के और एहतजाजी मुज़ाहिरीन के दरमियान जो है वो डेडलॉक बरकरार है। शहरियार आफरीदी भी यहाँ आए, उन्होंने इमाम बारगाह में जो सानहे में जाम बहक अफराद थे उनके लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और फातिहा ख़ानी भी की। इसके अलावा जो है उन्होंने ये भी कहा कि FATF में जो है वो दुश्मनों की जानिब से जो पाकिस्तान है उसको जो है वो ब्लैक लिस्ट में धकेलने की जो है वो ये साजिश की जा रही है। ये सिर्फ हज़ारा अक़वाम पर हमला नहीं बल्कि पूरी कौम पर हमला है। ताहम इन सब बातों के बावजूद भी जो एहतजाजी मुज़ाहिरीन हैं उनमें और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार है और जो सूरत हाल है वो यही है कि एहतजाजी मुज़ाहिरीन अब भी धरने में मौजूद हैं। धरने के बायस जो है वो गुज़िश्ता 4 रोज़ से जो मगरबी बाईपास का रोड है उस पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं कोई 4-5 साल पहले की ही खबर पढ़ रहा हूँ, या शायद 2 साल पहले की या 2.5 साल पहले की या 1 साल हर दफ़ा ऐसे ही होता है। और फिर ज़ाहिर है कि एहतजाज होता है, एक सिट इन होता है सर्द मौसम में। पिछले साल का मुझे याद आ रहा है कि बिल्कुल यही मंजर था जी। पहले सूबाई वज़ीर गए, फिर कोई नुमाइंदा गया, लेकिन जब आर्मी चीफ पहुँचे वहाँ तब जाके वो धरना ख़त्म हुआ था। जब जो जलीला हैदर जो समाजी कारकुन, उन्होंने भूख हड़ताल भी की थी और उन्होंने सर पे हाथ भी रखा था और उन्होंने कहा था बस ठीक है आइंदा नहीं होगा। तो अभी जलीला मैंने किसी जगह पढ़ा कि वो कह रही थी कि पिछले साल मई की ये बात है, तो हम आर्मी चीफ़ के लिए एक शुक्रिया का मेमोरेंडम तैयार कर रहे थे हज़ारा बरादरी की तरफ से कि कम से कम ये जो है एक साल सुकून से गुज़रा तो ये अटैक हो गया। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये भी है कि वो लश्कर जंगवी के कोई बहुत ही दिग्गज किस्म के रमज़ान मैंगल साहब हैं, वो भी 3-4 दिन पहले रिहा हुए। अब बाद लोग उससे भी लिंक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है जितने मुँह उतनी बातें। इसके बावजूद वही फिल्म दोबारा चलाई जा रही है इंतज़ामी तौर पे कि पहले सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगो और वज़ीर सेहत नसीबुल्लाह मरी से काम चलाने की कोशिश की गई कि भाई नहीं है यार, उठ जा यार, हम चलो कर लेंगे। तो उन्होंने वो मौके पे कहा कि भैया आपकी हैसियत क्या है, आप बलूचिस्तान हुकूमत की सिविलियन हुकूमत की हैसियत क्या है। तो ज़ाहिर है इसका जवाब उनके पास नहीं था। मैं ये कहूँगा कि वफाकी सतह पे भी जो सिविलियन हुकूमत है उसकी क्या हैसियत है उस लिहाज से वफाकी हुकूमत ने भी वही मॉडल रिपीट करने की कोशिश की। अब वज़ीर जहाज़ रहानी अली ज़ैदी गए
जैसे कोयटा समुद्र के किनारे हो और ये उनके डोमेन में आता हो, लेकिन जाहिर है कि उनकी समझ में नहीं आया धरने वालों की कि ये क्यों आए। आज वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला, पहला रेलिवेंट आदमी दाखिला का शहरियार आफरीदी गए और उनके साथ जो खुसूसी मामन बराए समुंदर पार पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी जो हैं वो भी कहे चलें ठीक है। अब मसला ये है कि इमरान ख़ान उनको क्या, उनकी क्या ऐसी मसरूफियात हैं, ये मुझे लगता है कि एक होती है ना एरोगेंस, मुझे एरोगेंस का पूरा केस लग रहा है। मुझे याद है कि साहिवाल के जो विक्टिम्स हैं, अच्छी बात है कि वो चीफ़ मिनिस्टर हाउस पंजाब गए ताकि खान साहब उनसे ताज़ियत कर सकें। नॉर्मली दुनिया में ताज़ियत करने मैं आपके घर जाता हूँ, आप मेरे घर आते हैं, लेकिन ताज़ियत करवाने के लिए ये पाकिस्तान में ही होता है कि आप जाएं उसके पास जिससे ताज़ियत करनी है। तो खैर वो चले गए, अच्छी बात है। अब खान साहब जो हैं, मैंने ये सुना है कि जी 18 को यानी परसों कोयटा जा रहे हैं। तरसों क्या वो हाउसिंग के प्रोजेक्ट इफ्तिताह करने पहले से शेड्यूल्ड तो उसी दौरान इनसे भी मिल लेंगे। बिल्कुल, ऑस्टेरिटी नाम की भी चीज़ होती है वो सर। तो ये जाहिर है कि वो अब फ़ज़ाई सफ़र के कुछ हज़ार रुपए तो बचेंगे ना, कौमी ख़जाने पे बोझ नहीं आएगा। और इस दौरान जो है वो ईरान भी जा रहे हैं उसके 2 दिन बाद। तो आज मैं शहरियार आफरीदी को जो है वो सुन रहा था। शहरियार आफरीदी की यकीन दहानियों से ऐसा लग रहा था कि जैसे एक तालिब इल्म रहनुमा जो है वो एक डिबेटिंग कंपटीशन में गुफ्तगू कर रहा है। मैंने तो पूरी सुनी, लेकिन मैं आपको उसका एक टुकड़ा सुनाना चाहता हूँ। इज्जत देनी है। अभी इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ईरान जा रहे हैं। कुछ अरसा पहले प्राइम मिनिस्टर साहब की रफसंजानी साहब से डिटेल में बात हुई है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, मैं खामेनाई साहब की सोच को सलाम ये करता हूँ कि उन्होंने फतवा जारी किया कि भाई कोई भी असहाबा कराम के नाम को गलत इस्तेमाल करे वो हम में से नहीं, बैनुल मुस्लिमीन हम एक होते जा रहे हैं। मेरा प्राइम मिनिस्टर भी आएगा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी आएंगे, सारे आपके साथ बैठेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आप सब हमारे हैं, सारे आपके साथ बैठेंगे। एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि जब वो वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब अभी पहुंच गए हैं धरने में अभी खबर आई है और धरने में 4 दिन से वो लोग वहाँ बारिश हुई शदीद किस्म की और वो लोग बैठे रहे वहाँ पर। मुझे याद है जब ये बिलावल हाउस के सामने भी बैठे हुए थे और फिर आखिर पिछली हुकूमत में भी। देखिए वसत ने बात की एरोगेंस की, अब मैं नहीं ख्याल एरोगेंस की बात नहीं है। पता ही क्या है, जब आप हिज़्ब इख्तिलाफ में होते हैं फिर तो मौजा ही मौजा, ठीक है, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप हर एक चीज़ पर बयान दे सकते हैं और हमेशा वही बयान आपका घूम फिर कर आपके मुंह पर ही लगता है। इमरान खान साहब का भी ऐसा ही बयान था पिछले साल का ही, और फिर 2013 में भी कुछ कमो पेश यही बात थी कि बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि बदकिस्मती की बात है कि वज़ीर आज़म सिर्फ बहावल पर गए। उस वक्त बहावल पर में भी एक दहशतगर्द हमला हुआ था, अगर आपको याद हो। हालांकि पारा चिनार और कोयटा में भी हमारे लोग रो रहे हैं, अफसोस मना रहे हैं क्या नवाज शरीफ बलूचिस्तान और फाटा का प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अगेन उस वक्त की कुछ और बात होती है और जब आप वज़ीर आज़म कुछ और बात होती है। अच्छा, ये तो एक नॉर्मल बात है। अब ये लाइव फुटेज भी आ रही है अब धरने से, बिल्कुल, इसमें जाम कमाल साहब शिरकत कर रहे हैं। तो एसओपी तो वही है ना, वो सब एसओपी तो नहीं बदलता। वज़ीर आज़म मुझे समझ नहीं आई कि क्यों नहीं गए आप। हालांकि वो चले भी जाएं तो मामला जो है जाहिर नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि उनकी जो है ये डिमांड, इसमें ऐसी क्या बात है जाने में। आई सपोज कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अरेंज करने पड़ते हैं, लेकिन अगेन वो करना हो तो हो भी जाते हैं। जहाँ तक दहशतगर्दी की बात है तो बिल्कुल एक बंदे के जाने या ना जाने से दहशतगर्दी तो नहीं रुकने वाली। अभी इसी वक्त पेशावर के हयाताबाद इलाके में भी एक मुकाबला चल रहा है। आज बिल्कुल आज की ही खबर है कि कराची में CTD ने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में 6 दहशतगर्द मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक हाजिर सर्विस पुलिस वाला भी है। तो ऑब्वियसली नहीं वो सारे काम चल रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हीलिंग का जो मतलब है वो समझाना कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है, अपेरेंटली बहुत बड़ी। और वही बार बार लोग फिर वही कहते हैं कि न्यूजीलैंड की वजीर आजम के इमरान खान साहब ने उनकी बड़ी तारीफ की। न्यूजीलैंड की वजीर आजम में से बड़ी महंगी पड़ी है सब। क्योंकि उस वक्त तो सब ने कहा कि ये होता है लीडर
न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने जैसे ऐसे जख्मों पर मरहम रखते ऐसे गले लगाते हैं। हाँ देखो इतना चढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो मतलब मैं ख्याल है कि 20 सालों में एक जख्म लगता है ना। बिल्कुल, हमारे तो एक हफ्ते में 20 लग जाते हैं। लेकिन फिर भी एटलीस्ट एक लोगों के हाथ में एग्जांपल आ गया है कि यार वजीर आजम जा करके उनको भी तो गले लगा सकते थे ना, उसमें क्या अमर माने था। आज अगर वजीर दाखिला चले गए हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए भी तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होंगे ही। 3 दिन वेट करने पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, देखो जहाँ 4 दिन बैठे हैं 3 दिन और बैठना चाहिए। वजीर आज़म 18 को तो वैसे भी जा देखो जो ट्रेडिशनली अगर आप खुशखबरी भी सुनाएंगे कि हम आपके लिए अगर आप एवरेज लगाएं हज़ारा बरादरी के धरनों के, तो 1 हफ्ता तो लगता है किसी भी हिलने को किसी सही बात। ये वही जो एसओपी है, जैसे पहले छोटे को भेजो, अच्छा फिर ऊपर भेजो, आखिर में फिर वजीर आला को भेजो, और दुआ करो कि यार बीच में वो कोई टिश्यू के कंटेनर की बात ना कर दें, जो इस दफा नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात के लिए भी हमें मुझे लगता है कि इसमें भी हुकूमत की गुड इंटेंशन शामिल होती है कि मसलन आखिर में अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या वजीर आजम के लेवल का बंदा जाए ना, तो हुकूमत भी ये चाहती है कि इन पे जो क़यामत बीत रही है ना, वो मीडिया की अटेंशन जो है लंबे स्पैन तक रहे, ताकि लोग जो है उनके दुख दर्द को महसूस कर सकें। अगर पहले ही दिन वजीर आजम चले गए तो वो कवरेज तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वसतुल्लाह खान, हाँ कसम से क्योंकि प्लानिंग सही है बॉस, है ना, प्लानिंग सही है। तो मुझे ऐसी स्टोरीज आई, आज मैं BBC उर्दू पे पढ़ रहा था तो वो कहने लगे कि उसमें एक तालिब इल्म भी था 7 बरस का बच्चा, जो कि वहाँ सुबह इसलिए काम कर रहा था कि वो शाम को एक नॉन फॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा था, और उसके वालिद ने कहा, इसी तरह एक बंदा था जो ख़ुद वहाँ से लेके आता था सौदा, उसने अपने छोटे भाई को भेज दिया उस दिन। उसने कहा मुझे कोई काम था तो मैंने अपने छोटे भाई को भेज दिया। तो इस तरह की स्टोरीज। अच्छा, मुझे सारी चीज़ें फिल्मी लग रही हैं, जैसे फिल्म में होता है ना, एक गरीब लड़का होगा, एक अमीर लड़की होगी, दोनों में मोहब्बत हो जाएगी, समाज की दीवार आ जाएगी, एक विलन आ जाएगा। बिल्कुल ये किलिंग्स का पैटर्न मुझे जो ना अब एक फिल्म लगने लगा है। दहशतगर्द आएंगे, लोगों को मार देंगे, धरना होगा, इज्तिमाई तदफीन होगी, उसके बाद छोटे वजीरों से सिलसिला शुरू होगा, उसके आखिर में बड़ा साहब आएगा, उसके बाद एक लल आएगा, और फिर एक और दहशतगर्दी का वाक़या होगा, फिर वो धरना देंगे, फिर यही एक्सरसाइज होगी। मुझे लग रहा है ये फार्मूला फिल्म जो है हमने एक्सेप्ट कर ली। अच्छा, इसमें हमेशा जो है ना एक वो भी दी जाती, एक टॉफ़ी भी पकड़ाई जाती। इस दफ़ा आज बलूचिस्तान हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट था, हाँ, जो कि 2012 से फंसा हुआ अभी तक, हाँ, उन्होंने कहा आज हमने सिंगापुर की एक कंपनी से रिक्वेस्ट की है और उन्होंने हमें डिज़ाइन भेजा है कि 1500 CCTV जो कैमरास हैं वो लगाए जाए। तो उन्होंने हमें डिज़ाइन इनिशियल प्रपोजल भेज दिया, तो अब आप बेफिक्र हो जाए जी। और आपको याद होगा कि DIG चीमा साहब क्या कह रहे थे जब ये दहशतगर्द हमला हुआ था, कहा था कि जी क्वेटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट करना तो था, लेकिन असल में वो CCTV कैमरे थोड़े कम पड़ गए, पता नहीं क्यों, या तो फंडिंग नहीं थी या तो किसी ने दस्तखत नहीं की। हो सकता है कि कोई वहाँ पर ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि यार अगर मैं इस पर दस्तखत कर दी तो नैब वाले कहेंगे यार ये तो 50 रुपये में तुम हॉल रोड से ख़रीद सकते थे, तुमने 500 रुपये में चीन से क्यों ख़रीदे। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो जो ये बयानात हैं और 1 साल पुरानी ट्वीट, 5 साल पुरानी ट्वीट, इसकी मेरे सामने कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, मैं सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से जाके अपनी जेब से CCTV खरीद के इनको दे दूं। इस फार्मूला फिल्म में आखिरी सीन ये होता है कि हम लोग बैठ के इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। ये क्लोजिंग है और फिर मेरा ख्याल है कि दी एंड चला दें फिर इस मूवी का। जी दी एंड, और अब आप क्रेडिट्स देखें, डायरेक्टर का नाम क्रेडिट्स जी। वेलकम बैक। आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सालाना रिपोर्ट बराए 2018 रस्मी तौर पे जारी हो गई। ह्यूमन राइट्स कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद है। तकरीबन 250 से 250 सफ़े के दरमियान ये रिपोर्ट है। मुझे पूरी रिपोर्ट पढ़ने का ज़ाहिर वक्त नहीं मिला, अलबत्ता मैंने एग्जेक्टिव समरी पढ़ी और उसमें जो सेरियंट फीचर्स हैं वो मैं आपके सामने बुलेट्स की शक्ल में पेश कर सकता हूँ। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुख्तलिफ़ शोबों में इंसानी हुकूक़ और क़ानून साजी की क्या सूरत है और हुकूमत की तवज्जो किन किन चीज़ों पे जानी चाहिए इस एतबार से। इस समरी के मुताबिक साइबर क्राइम और ऑनलाइन हैरेसमेंट में 2018 में पहले की निस्बत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। जेलों में जो कैदियों की गुंजाइश है उससे 57% ज़्यादा कैदी मौजूद हैं। ज़ाहिर है ये हुकूमत की तवज्जो दिलाने का काम है।
फिर 12,000 पाकिस्तानी गैर मुल्की जेलों में हैं। हुकूमत पता नहीं उनके लिए क्या कर रही है। ECL में नाम डालने का सरसरी सिलसिला जो है वो बढ़ गया है। सियासी और एहतजाजी रैलियों में लोगों की शिरकत रोकने के लिए सरकारी सतह पर पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। ये जमहूरी हुकूमत के दौर में ऐसा है। मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद में कमी नहीं हुई। आसिया बीबी केस का फ़ैसला हुआ, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया है कि सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमतों के उम्मीदवार अपना अक़ीदा ज़ाहिर करें और जो ऑलरेडी सरकारी मुलाजिम हैं वो भी अपना अक़ीदा ज़ाहिर करें। अब पता नहीं इस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं, आई डोंट नो। एक अच्छी बात यह है कि हुकूमत पंजाब ने 2018 में सिख मैरिज एक्ट मंजूर कर लिया ताकि चीज़ें फार्मलाइज और डॉक्यूमेंटेड हो सकें। मीडिया कवरेज पे इस रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदियाँ और बढ़ गई हैं। सेल्फ सेंसरशिप में पहले की निस्बत इजाफ़ा हो गया है। पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुमकिन क़याम पे सहाफ़ती हलक़ों में तशवीश बढ़ती जा रही है और हुकूमत जो है वो असल में क्या चाह रही है ये अभी तक सामने नहीं आया है। 2018 में पाकिस्तान में इंटरनेट की आज़ादी में कमी हुई है और साइबर अटैक्स बढ़ गए हैं और बहुत सारे अटैक्स उन लोगों पे हुए हैं जो कि आज़ाद ओपिनियन देने की कोशिश कर रहे थे। जो इंतखाबात हुए पिछले साल जुलाई में, उसके हिसाब से इंतखाबी बेकायदगियों और इंतखाब से पहले जो मैनिपुलेशन के इल्ज़ामात थे वो अभी तक फॉर्मली तहक़ीक़ात के मुंतज़िर हैं। कानून साजी के बावजूद ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के एतबार से पाकिस्तान 2018 में भी दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क रहा है। अलबत्ता जो इलेक्शन प्रोसेस था उसमें पहले से ज़्यादा ख़वातीन ने शिरकत की पिछले साल। ख्वाजा सराओं के हुकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट भी पिछले साल मंजूर भी हुआ और नाफिज भी हो गया, जो कि एक अच्छी बात है। बच्चों के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ 4% पाकिस्तानी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मुनासिब खुराक मैसर है। तो ये बहुत ही यानी अंधोनाक बात है, तो जो उनकी नशो नुमा में मदद करे। सिर्फ 4%। इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में भी किया था। तो ये अब मुझे पता नहीं इससे ज़्यादा भी किसी अफ्रीकन मुल्क में ही होगा। सर स्टैट्स देखने होंगे। अच्छा, लेकिन कम ही आपको ये मुनासिब खुराक मैसर है। 4% बच्चों को थर में नाकाफ़ी ग़िज़ाइयत के सबब गुज़िश्ता बरस 638 बच्चों की अमवात हुई हैं। अगरचे बच्चों के जो हुकूक़ का जो नेशनल कमीशन है उसका एक्ट 2017 में मंजूर हो गया था, लेकिन अब तक कमीशन नहीं बनाया जा सका है। हुकूमत सिंध ने अच्छी बात यह है कि जो पहली बार है घरेलू मुलाजमीन के हुकूक़ का एक्ट मंजूर किया है। अब उसमें अमल दरामद कितना होता है वो एक अलग बात है। लेबर क़वानीन के बावजूद पाकिस्तान में जो स्लेवरी है वो बढ़ी है और आलमी फ़हरिस्त में इस वक्त 8वें नंबर पे है जो जबरी मुशक्क़त है। उस लिहाज से 3 मिलियन अफराद जबरी मुशक्क़त का शिकार हैं, जबकि चाइल्ड लेबर में 12 मिलियन बच्चे मौजूद हैं, 1 करोड़ 20 लाख के करीब। अच्छा, जहाँ तक तालीमी सेक्टर का मामला है तो स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की तादाद में 2018 में मज़ीद 3 लाख बच्चों का इजाफ़ा हो गया है, बजाय इसके कि कमी हो। लेकिन अजीब बात यह है कि एनरोलमेंट में भी 3% का इजाफा हुआ है, जो पहली दूसरी जमात में एनरोलमेंट होता है। इसका मतलब है कि जो बच्चे हैं एनरोल होते हैं लेकिन उससे कहीं ज़्यादा 1 आध साल 2 साल में खारिज हो जाते हैं, उनका कोई बैकअप नहीं होता है। अच्छा, हायर एजुकेशन कमीशन का जो बजट है उसमें बढ़ने की बजाय 5 अरब रुपए की कमी हो गई है। बहुत खूब। अच्छा, और सेहत का जहाँ तक मामला है तो WHO की हद ये है कि 6% ऑफ GDP वो खर्च होना चाहिए सेहत पे, हेल्थ सेक्टर पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 2018 में भी GDP का 1% से भी कम सेहत के सेक्टर पे खर्च हुआ है। ये सारी चीज़ें इसलिए HRCP ने दी हैं कि हुकूमत जो है यही तो काम है, यही तो काम है करने के। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात भी की है और ज़ैनब के केस का भी हवाला दिया है कि ये खुशाइन बात है कि इतनी जल्दी
मुलजिम गिरफ्तार हुआ, लेकिन इसकी वजह भी शायद पब्लिक प्रेशर और पब्लिक आउटरीच थी। लेकिन अगर किसी का ख्याल था कि इसके बाद चीज़ें बेहतर होनी थी, वो तो हम उस वक्त से ही कह रहे थे कि सर एक गिरफ्तारी बहुत अच्छी बात है, गिरफ्तार हुआ है, लेकिन इससे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी जब तक आपने एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाना है अपनी लेजिस्लेशन में और अपनी इन्फोर्समेंट में। वो हमने नहीं देखा, क्योंकि उसके बाद वक्त से इस तरह की खबरें आती जा रही हैं, रिपोर्ट भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन हो भी हम एक गरीब मुल्क हैं और गरीब मुल्क जो है महंगा इलाज नहीं कर सकता। ऑपरेशन तो वैसे भी गरीब आदमी की बिसात से बाहर होता है। कोशिश ये होती है कि एक्सरे से और डेस्परीन और एस्प्रीन से ठीक हो जाएं और थैला भी लगा देते हैं। और हर मसले का इलाज जो है वो बुखार का करते हैं डेस्परीन एस्प्रीन से, तो हुकूमतें भी यही कर रही हैं। मुझे ये रिपोर्ट थोड़ी सी मोहतात लगी, जिस तरह इन्होंने कहा कि सेल्फ सेंसरशिप के हवाले से आज़ादी इजहार राय का जो है वो उसमें खासी आ गई है। क्या कमी लग रही है मुझे ये लगा कि इन्होंने थोड़ा मोहतात रहे हैं आज़ादी इजहार के हवाले से ना, और जो भी हुआ ठीक है, एलिगेशंस थी गुज़िश्ता इंतखाबात में जिसके लिए पार्लिमानी मैंने चूंकि रिपोर्ट पढ़ी नहीं पूरी 250 सफ़े की, हो सकता है अंदर तफसील हो सकता, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव समरी की मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने अंदर घुस के भी कुछ चीज़ें अंदर घुस के मारे हाँ तो वो जो है मुझे लगा कि इन्होंने भी मोहतात, और आखिर में इन्होंने लिखा एग्जीक्यूटिव समरी में कि आसमा जहांगीर आज जिंदा होती तो जाहिर नहीं। मोहतात की बात यह है बशीर साहब के आप समझ तो गए होंगे ना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, अक्लमंद को इशारा कर। देखिए सर फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्रीडम आफ्टर स्पीच का भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए और ब्रेक पे जाने का भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, चले जाएं। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हम ज़्यादा बात कर नहीं सकते। नहीं, बात हो गई ना यार। वेलकम बैक। और भारत में इलेक्शंस तो चल ही रहे हैं और हर तरह की चीज़ें भी चल रही हैं। वहाँ की रियासत तेलंगाना जो है, वहाँ पर एक बीजेपी के जो रुकन असम्बली हैं ठाकुर राजा सिंह, उन्होंने 2 रोज़ कबल ट्विटर हैंडल पे एक गाना डाला और जिसने भारत में धूम मचा दी। और उन्होंने कहा ये गाना जो है मैं भारतीय फ़ौज को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद और फिर बालाकोट में आके पेलोड गिराने के बाद, और अभिनंदन शायद उसमें नहीं, तो एक गाना तो बनता है, एक गाना तो बनता है जाहिर है। तो पहले सुन लीजिए कि उन्होंने क्या गाना बनाया, फिर बात करते हैं। दुश्मन सभी हम तुझे ना छोड़े, मेरे दिल की आवाज़, हर दिल की आवाज़, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मेरे दिल की आवाज़, हर दिल की आवाज़, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये कल रिलीज हुआ है गाना। मैं इसे चोरी पे नहीं, बेसुरा होने पे गोली। चोरी की बात कौन कर रहा है? चोरी की तो बात ही किसी ने नहीं की। चोरी कैसे सर, वहाँ की बात कर रहे हो, पहले पायदान पे पहुंच गया ये गाना। देखिए, और ये जो बेसुरे होने वाली बात है ना सर, ये भी एक टैक्टिक है। सोचिए कि अगली बार अगर वो बॉम्ब ना मारे, सिर्फ लाउड स्पीकर से यही गाना चलाया, मैं तो कहूंगा यार सर पूरा मुल्क ले, मतलब वो भाई ये आवाज एक दफा और नहीं सुनती मैंने यार। वो पेलोड पूरा एक तरफ और ये गाना एक, गाने का लोड एक तरफ। मैं वही तो कह रहा हूँ, छोड़ दे कश्मीर वश्मीर। अच्छा, अब ये गाना क्योंकि कल 14 अप्रैल को रिलीज हो गया है और धूमें मचा रहा है, लेकिन अब पाकिस्तानी को आपको पता है दुश्मन है भारत, जाहिर है। फौरन जो है ना उन्होंने कहा कि यार ये कुछ सुना सुना लग रहा है तुम जो है ना, तो उन्होंने फिर निकाल दिया। उन्होंने कहा वो PSL का फाइनल हुआ था, आपको पता है 17 मार्च को गुज़िश्ता माह, और जिसमें बड़ा वो वहाँ पर साहिर अली बग्गा हमारे एक गुलकार मौसीकार हैं, उन्होंने भी एक ऐसा ही 23 मार्च की खुशी में, हाँ 23 मार्च को तो बाद में हुआ था, 17 मार्च को उन्होंने परफॉर्म कर दिया था। मार्च होता है यार, 17 हाँ, जिस तरह गाना गाना होता है। तो सुनिए साहिर अली बग्गा ने क्या गाया था।
सॉरी यार गलती हो गई, चुराया नहीं था, इसलिए कि ये तो कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, वो कह रहा है हिंदुस्तान। बिल्कुल सर, आपने मतलब एज यूजुअल यू हैव कॉट द बुल बाय द हॉर्न। सही बात है। और बड़े लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने बाद में जस्टिफाई भी किया कि नकल वकल नहीं की, ये पाकिस्तानी मीडिया बीजेपी वाले। देखिए जब आप दुश्मन का जहाज पकड़ सकते हैं, कैदी बना सकते हैं, गाना क्यों नहीं पकड़ सकते? बात तो सही है। जब F-16 आपने एक पकड़ लिया जो मिलनी किसी और को नहीं मिल रहा, वो स्टेल्थ F-16 आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? गाना क्यों नहीं पकड़ सकते? तो F-16 की तरह उन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दी, ये भी सुन लीजिए। अभी कुछ मीडिया के भाई बंधु मुझे कॉल करे थे कि आज रामनवमी शोभा यात्रा में आपने बहुत अच्छे गीत बनाए, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में खलबली सी मची हुई है और पाकिस्तान के मीडिया एवं वहां के सिंगर्स ये कह रहे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद जिस गाने में आप उपयोग कर रहे हैं वो पाकिस्तान से हमने कॉपी की। तो उन मीडिया वालों को, उन पाकिस्तानी सिंगरों को ये कहना चाहूंगा कि हम 2010 से श्री रामनवमी शोभा यात्रा निकालते हैं और हर साल कुछ ना कुछ नया गीत भगवान रामचंद्र जी के प्रति, देश के प्रति, धर्म के प्रति एक नए नए गीतों का निर्माण किया जाता है। ऐसे आतंकवादी जहां पर पैदा होते हैं वहां पर सिंगर भी पैदा होते हैं, मैंने पहली बार सुना है। और हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी कि पाकिस्तान का कोई गीत हम कॉपी करें, आवश्यकता ही नहीं है। अच्छे से एक से बढ़कर एक भारत देश में लिखने वाले भी है, सिंगर भी है, सब कुछ है। हर भाषा में हर तरीके से हम पाकिस्तान को जवाब दे सकते हैं। हाँ जी, अब ये सुनने के बाद मैं कन्विंस हो गया और मैं दो नतीजों पे पहुंचा। F-16 भी इन्होंने गिरा। सही बात है। नहीं, देखिए इससे दो चीजें साबित होती हैं। एक तो कि 5th जनरेशनल वॉरफेयर तो बहुत छोटी बात है, हम 55th जनरेशनल वॉरफेयर के माहिर हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले कि आपके जहन में एक आइडिया भी आए, हमें पता होता है कि वो आइडिया क्या है और हम उसको 1 महीने पहले छाप देते हैं। तो तू क्या जंग वंग लड़ोगे यार। और दूसरी चीज है जो शायद मैं एक स्टेट सीक्रेट दे रहा हूँ, रिवील कर रहा हूँ, और अगर ऐसा है तो आई एम वेरी सॉरी, मेरा ख्याल है कि टाइम मशीन भी ईजाद कर दी है भाई ने। और असल में वो कहना चाह रहे हैं कि भाई हम क्यों चोरी करेंगे, हमने तो पहले बनाया हुआ। इस पे बात करते हैं एक वक्फे के बाद, क्योंकि बहुत सी फिर वहाँ से ट्वीट्स भी आए कि जनाब ये इंस्पायरेशन नहीं है और ये ओरिजिनल आइडिया। वैसे भाई पे बड़े केसेस हैं इन पे। अच्छा, तो चले वो भी बताएं, सब ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, केस। वेलकम बैक। और ठाकुर सिंह साहब ने जो पाकिस्तान का गाना, ठाकुर भी और सिंह भी है यार, इसके सामने कैसे आएंगे? हाँ, उन्होंने अपने छप्पर कर लिया है। तो उसके साथ साथ जो है वो अपने उसके साथ चौकीदार भी लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अब तो जब से मोदी साहब ने लिखा है तो सबके सब चौकीदार ही हो गए। तो उसके ऊपर रिएक्शंस भी आए। हमारे जो DG ISPR हैं मेजर जनरल आसिफ गफूर, उन्होंने भी अपने जो अकाउंट है पीस फॉर चेंज, उन्होंने लिखा कि खुशी आपने नकल की, लेकिन सच बोलने की भी नकल कर ही ले। और ज़ाहिर है इसका कॉन्टेक्स्ट आपको पता है कि क्योंकि इंडिया अप्रूव नहीं दे सका वॉट एवर हैपन इन बालाकोट और F-16, वो ज़ाहिर उसी की तरफ रेफर। अच्छा, क्योंकि मामला इंडिया का है तो ज़ाहिर है इंडिया की एक क्या है वो एलिवेटेड पोजीशन है। अच्छा, हाँ। और ये मामला बैनुल अक़वामी फोरेंसिक्स के लिए तो जाहिर है। तो वो BBC ने वो काम किया। हाँ। और BBC वेंट टू स्वीडन में पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च के एक प्रोफेसर हैं अशोक स्वाइंग, उनके पास गए और उन्होंने कहा जनाब इसका फोरेंसिक करें। उन्होंने कहा कि ये जो गाना है, गाने का जी गाने का फोरेंसिक करें। हाँ, कि गाने का फोरेंसिक करके बताएं कि दोनों गानों में कितना एक फ़र्क है। क्योंकि पाकिस्तानी कह रहे हैं हमने पहले रिलीज़ किया, वो इंडिया वाले कह रहे हैं भाई कैसे हो सकता है, पाकिस्तान में सिंगर ही नहीं, आतंकवादी होते हैं खाली। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने जो प्रोफेसर अशोक ने कहा कि ये गीत पाकिस्तानी गीत की तकरीबन 99% नकल है। अब 1% का चांस, 1% में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का वो आपको जाहिर है वो शब्द आप कह रहे थे इसके खिलाफ कोई केस है। बिल्कुल। और लेकिन जिस तरह से वो भारत उन्होंने डिफेंड किया तो सलाम है कि यार मतलब इतनी बेइज्जती के बावजूद मुतमईन बेगैरत होने के खिलाफ कोई केस हो सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं। उनके खिलाफ वैसे ही बहुत से केसेस हैं। वैसे ही हैं। हाँ, तो बहुत से लोगों ने उन्होंने ये लिखा है कि जनाब ये टैलेंट है, और वो इंडिया वाले आ गए कि नहीं ये कैसे, जैसे उनकी लाइन है तो उन्होंने कहा नहीं ये जो है ना चोरी नहीं किया गया, ये हमारा पहले वो है ना। तो लोगों ने कहा कि यार मतलब आप जो है मतलब पीछे चले गए, जैसे तुम कहते कि टाइम मशीन है कि आप पीछे चले गए और आपने ये ऑल एक्चुअली उससे भी ज़्यादा सिंपल है। मतलब अगर बालाकोट डिस्को दीवाने किसने गाया? नाज़िया ने गाया।
अब जो है वहाँ इंडिया में जो फिल्म में इस्तेमाल हुआ है तो उन्होंने कहा है ये तो हमारा गाना है और म्यूजिक भी हमने बनाया है। हालांकि बिड्डू साहब जो हैं उन्होंने साहब ने और वो यूके में नहीं मतलब अपने गिटार से प्ले किया है ना, तो खुद ही बनाया ना म्यूजिक। यार ऐसी क्या बात है। बॉलीवुड में भी ये हो रहा है, तो अगर ठाकुर सिंह ने कुछ कर दिया जो है ना, सबसे अच्छे एक सारिफ शो नाम है उनका, ट्विटर पे उन्होंने लिखा है कि ये गीत को कंपेयर कर, स्टोरी को कंपेयर, और कहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज और बीजेपी कुंभ मेले में बिछड़े दो भाई हैं। आज के दौर के अजूबे इंटरनेट ने दोनों को जमा कर दिया है। यानी कि वो जाहिर है उस पे जो उनका रिएक्शन भी आया है, तो उन्होंने कहा ये बीजेपी और वो जो है ना इनका बेसिकली वैसे इनकी जो स्ट्रैटेजी होती है ना, मतलब प्रूफ देने वाली, जैसे अभी आपने ठाकुर सिंह भाई, चौकीदार ठाकुर सिंह भाई की बात सुनी, फिर वो F-16 वाली बातें भी सुनी, तो बड़ा सिंपल है। आपने कभी किसी बहुत छोटे बच्चे के साथ हाइड एंड सीक, आंख में चोरी खेली है? तो कैसे छुपते हैं ना, वो कोने में खड़े हो जाते हैं सबके सामने और कहते हैं मैं छुप गया, मुझे नजर नहीं आ रहा। तुम्हारा ख्याल है इससे वो कोई शर्मिंदा हो जाएगा इस तरह की मिसाल? नहीं, मैं तो मतलब अपनी सिर्फ हुब्बुल वतनी बेच रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा हाँ, किसी को मैं क्या शर्मिंदा करूँ? यही मौसम है हुब्बुल वतनी बेचने का फिलहाल जो है, और तो कुछ बस सर मतलब गाना आपको कैसा लगा? आप गाने के ऊपर ही यार बहुत बेसुरा है, माफ़ कीजिएगा, चोरी की है या कुछ भी है। अच्छा, लेकिन एक बात मुझे नई बात मालूम हुई कि आतंकवादी गा नहीं सकता। ये बिल्कुल, ये तो है, सही बात ये भी है। बस तो सर शार्प क्लोजिंग करते हैं सर। खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।